नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। देखिएगा, सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार। देखिएगा दोस्तों, अपन राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और इस राजस्थान का जो इतिहास विषय है, इस राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। और जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है, उस मेवाड़ राज्य के इतिहास में अपन राणा सांगा के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जो राणा सांगा है, वो राणा सांगा जो है, उस राणा सांगा के ऐतिहासिक युद्धों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो देखिएगा, खानवा के युद्ध के ऊपर अपनी चर्चा जारी थी और खानवा का युद्ध से पहले अपन ने पढ़ा था बयाना का युद्ध। बयाना और खानवा राणा सांगा के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है। उससे पहले भी अपन ने खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध इत्यादि पर अपन चर्चा कर चुके थे मित्रों। और गागरोन के युद्ध के ऊपर भी अपन चर्चा कर चुके थे। उसके बाद जो है दोस्तों, अपन राणा सांगा के खानवा युद्ध के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। देखिएगा, राणा सांगा का खानवा युद्ध फिर से अपन चर्चा करते हैं। यहां पर अपन ने छोड़ा था और खानवा का युद्ध अपन पढ़ रहे थे। खानवा युद्ध मित्रों कब होता है? खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 के दिन होता है। और ये जो खानवा युद्ध है, राजस्थान इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां से प्रश्न कई परीक्षाओं में बन चुके हैं और भविष्य में भी बनने की कई प्रबल संभावना यहां से रहती है। ये खानवा स्थान रूपवास नामक स्थान पर भरतपुर में पड़ता है मित्रों। और ये खानवा का युद्ध क्यों हुआ था, इसकी मैंने आपको रूपरेखा भी आपको बता रखी है। क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता रखा है। कारण क्या था, देखना, इब्राहिम लोदी जो था, उस इब्राहिम लोदी को अपन ने कल पराजित किया था। और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद दिल्ली का शासक, बताओ मित्रों, कौन बना था? दिल्ली का शासक बाबर बना था। और दिल्ली का जो शासक था, वो दिल्ली का शासक बाबर बना था मित्रों। और बाबर का बहनोई था, बाबर का बहनोई, जिसे अपन बाबर का दुर्ग रक्षक भी कहते हैं, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। बाबर का बहनोई जो बाबर का दुर्ग रक्षक भी था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। और ये जो मेहंदी ख्वाजा है, इस मेहंदी ख्वाजा ने, बताओ, कहां पर अधिकार कर रखा था? बयाना भरतपुर नामक स्थान पर इसने अधिकार कर रखा था। जबकि राणा सांगा बयाना पर अपना नियंत्रण चाहता था। इस कारण 16 फरवरी 1526 के दिन अपन ने कल आक्रमण किया था बयाना पर। और बयाना में मेहंदी ख्वाजा को अपन ने पराजित किया था और बुरी तरीके से अपन ने पराजित किया था मित्रों। और पराजित करके अपन ने इस बयाना पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इस बयाना के युद्ध के बारे में यह भी ध्यान रखना, इतनी गंभीरता से पराजित किया कि इन बाबर के सैनिकों ने राणा सांगा के साथ लड़ने से भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था दोस्तों। राणा सांगा के साथ लड़ने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद इसने कई लालच दिए थे, वो लालच अपन ने कल देखे थे। बाबर के सैनिक जो है सांगा के खिलाफ नहीं लड़ने की कसम ले रखे थे। फिर उन्होंने, बाबर ने कहा था कि मैं शराब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, चांदी के सिक्के बंटवा दूंगा, चांदी के बर्तन बंटवा दूंगा। लेकिन बाबर के सैनिकों ने सांगा के खिलाफ लड़ने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और अंत में आपको पता है, जो बाबर है, उस बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया था। मुसलमानों को कुरान हाथ में दी गई और कुरान की कसम दिलाई गई थी। उसके बाद कुरान की कसम के कारण धर्म जिहाद में बंद करके बाबर की जो सेना है, राणा सांगा पर आक्रमण को तैयार होती है दोस्तों। और जब राणा सांगा पर बयाना के बाद में अगला जो आक्रमण हुआ था, वो अगला आक्रमण दोस्तों कहां पर हुआ था? खानवा नामक स्थान पर हुआ था मित्रों। और ये खानवा जो स्थान पड़ता है, ये खानवा दोस्तों कहां पर पड़ता है? खानवा पड़ता है तहसील रूपवास, जिला भरतपुर। खानवा के युद्ध का कारण क्या था दोस्तों, यहां तक अपन ने सबने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब देखिएगा, हां, गागरोन नहीं पढ़ाया है तो दोस्तों गागरोन पढ़ा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गागरोन इसके बाद अपन पढ़ लेंगे खानवा युद्ध के बाद में। तो देखिएगा मित्रों, खानवा युद्ध जो है, इस खानवा युद्ध का जो तिथि है 17 मार्च 1527। और खानवा युद्ध किस किस के बीच होता है, तो ये खानवा युद्ध के बारे में यह भी ध्यान रखना मत दोस्तों
एक तरफ तो जो खानवा युद्ध है, इस खानवा युद्ध में अपना राणा सांगा है। एक तरफ तो खानवा युद्ध में कौन है साथियों, एक तरफ तो है राणा सांगा, और राणा सांगा का साथ देने के लिए यहां से प्रश्न बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, इस युद्ध में संपूर्ण राजपूताने के शासक, अधिकांश राजस्थान के रियासतों के राजाओं ने इस युद्ध में राणा सांगा का दोस्तों साथ दिया था। और यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि खानवा युद्ध में किस रियासत का शासक राणा सांगा के साथ था। वो सभी शासक आपको विद्यार्थियों याद होने चाहिए, तब जाकर के अपने खानवा युद्ध का प्रश्न सही होगा। क्योंकि बाकी सबको पता है, आपने रट रखा है खानवा कब हुआ था, खानवा में क्या हुआ था, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तोप चलाई थी, ये हुआ था वो हुआ था, सब पता है। लेकिन ये शासक बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यहां से राणा सांगा का साथ देने के लिए इस युद्ध में एक एक शासक मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, सबसे पहले दोस्तों बीकानेर से राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन आता है, तो ध्यान रखना बीकानेर से जो साथ देने के लिए शासक आता है उसका नाम था कल्याणमल दोस्तों। नंबर 2 पर ध्यान रखना, खानवा युद्ध में लड़ने के लिए आमेर से कौन आता है मित्रों, आमेर से आता है दोस्तों पृथ्वीराज कच्छावा। आमेर से कौन आता है, पृथ्वीराज कच्छावा जो है, ये पृथ्वीराज कच्छावा आमेर से साथ देने के लिए आता है। नंबर 3 पर मित्रों ध्यान रखना, मेड़ता, मेड़ता पड़ता है नागौर में, और मेड़ता से साथ देने के लिए आता है बीरमदेव दोस्तों। मेड़ता से साथ देने के लिए कौन आता है, बीरमदेव। उसके बाद देखो दूसरी सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, और जोधपुर से दोस्तों साथ देने के लिए आता है गांगदेव, और गांगदेव के साथ साथ ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर से आता है गांगदेव, और गांगदेव के साथ ही मारवाड़ का भाणु यानी इस मालदेव भी आया था। और मालदेव क्यों आया था, क्योंकि मालदेव का यहां पर ननिहाल था। उसके बाद मित्रों ध्यान रखना, नंबर 5 पर अगर आपसे पूछा जाए कि सिरोही से कौन आया, तो ये सारे शासक दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे। और सिरोही से इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए आता है अखेराज दुद्धा। बताओ जो सिरोही है, वो सिरोही जो है, वो सिरोही जो है वहां से साथ देने के लिए कौन आता है, वहां से साथ देने के लिए दोस्तों आता है अखेराज दुद्धा। नंबर 6 पर दोस्तों ध्यान रखना जगनेर, और जगनेर मित्रों कहां पर पड़ता है, जगनेर पड़ता है भरतपुर में, और जगनेर से शासक देने साथ देने के लिए आता है अशोक परमार। बताओ कौन आता है, अशोक परमार मित्रों। और इसके अलावा मित्रों नंबर 7 पर अपने को ध्यान रखना है, वागड़ से कौन आता है, वागड़ से आता है उदय सिंह। बताओ वागड़ से कौन आता है, उदय सिंह। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना 8 नंबर पर, और 8 नंबर पर ईडर, ईडर पड़ता है गुजरात, ईडर से साथ देने के लिए आता है दोस्तों बारमल। नंबर 9 पर दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 9 पर यहां पर साथ देने के लिए अपना जो आता है चंदेरी, और चंदेरी से साथ देने के लिए आता है मेदिनी राय मित्रों। चंदेरी से साथ देने के लिए बताओ कौन आता है, मेदिनी राज साथ देने के लिए आता है। 10 नंबर पर ध्यान रखना, अपने जो है रायसेन, एक स्थान पड़ता है रायसेन, ये रायसेन पड़ता है एमपी में, और यहां से आता है सहेलदी तंवर। बताओ यहां से कौन आता है, सहेलदी तंवर आता है मित्रों। नंबर 11 पर ध्यान रखना दोस्तों नागौर, और नंबर 11 पर नागौर से कौन आता है, तो नागौर से आता है दोस्तों खानजादा। नागौर से कौन आता है, खानजादा आता है मित्रों। और इसके अलावा 12 नंबर पर ध्यान रखना गोगुंदा, और गोगुंदा से कौन आता है मित्रों, ध्यान रखना गोगुंदा से जो शासक आता है, उस गोगुंदा से आने वाले शासक का नाम था जाला सज्जा, जाला सज्जा मित्रों। और नंबर 13 पर ध्यान रखना दोस्तों सादड़ी, सादड़ी पड़ता है प्रतापगढ़ में, जबकि गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, और यहां से शासक देने के लिए आता है जाला अज्जा मित्रों। यहां तक हो गया था। अब यहां तक हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे राणा सांगा का सामना करने के लिए तैयार था बाबर। बताओ राणा सांगा का सामना करने के लिए कौन तैयार था, बाबर था मित्रों। अब आगे बढ़ रहे हैं इससे। ये शासक आपको अगर किसी ने नहीं लिख रखा है तो ये जरूर लिखना चाहिए। ये सारे के सारे जो शासक थे, ये सारे के सारे शासक राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन से युद्ध में आते हैं, खानवा के युद्ध में आते हैं। सामने है बाबर, और बाबर जो है, इस बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, और
बाबर के तोप चलाने वाले व्यक्ति तोपची कहलाते थे। और बाबर के जो तोपची थे उन तोपचियों में से एक का नाम तो था मुस्तफा अली, एक का नाम तो मित्रों क्या था, मुस्तफा अली, और दूसरा जो व्यक्ति था दोस्तों उसका नाम था अली खां। यानी एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ सांगा है। सांगा का साथ देने के लिए अधिकांश रियासतों के राजा एक साथ आते हैं। एक तरफ बाबर है, बाबर इस युद्ध में तोपखाना लेकर आया था, लेकिन इस युद्ध में विजेता मित्रों बताओ कौन होता है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में फिर भी इतने सारे राजा साथ होने के बावजूद भी इस युद्ध को जीतने वाला जो था, इस युद्ध को बताओ दोस्तों जीता किसने था, बाबर ने जीता था। किसने जीता था, बाबर ने। ऐसी क्या बात हो गई, इतने रियासतों के राजा साथ है और एक बाबर को पराजित नहीं कर पाए। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय के 4 प्रमुख कारण दोस्तों देखना, ध्यान से समझना। इस खानवा युद्ध में राणा सांगा हारा क्यों था, राणा सांगा इसलिए हारा, पहला कारण क्या था, राणा सांगा को पता है, राणा सांगा को पता है कि बाबर के पास तोपखाना है, यानी तोप है, गोला है, बारूद है, और राजस्थान की सेना यानी सांगा की सेना के पास में उस समय किसी भी प्रकार की कोई तोप वगैरह गोला बारूद था ही नहीं। पता है सांगा को बाबर आएगा, तोप लेकर के आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जब बाबर तोप लेकर आया तो सांगा ने इन सभी राजाओं के साथ बैठ करके एक योजना बनाई थी। और योजना क्या थी, योजना यह थी कि अपन बाबर को पराजित कर देंगे अगर बाबर अपने से भालों और तलवारों से लड़ता है, यानी अब तक जैसे युद्ध लड़े गए वैसे ही अगर यह युद्ध लड़ा गया तो बाबर को पराजित किया जा सकता है। लेकिन सांगा के मन में यह डर था कि बाबर को वैसे तो पराजित कर देंगे, लेकिन अगर बाबर ने तोप चला दी तो इस युद्ध में बाबर का पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए ये सभी राजा मिलकर के क्या योजना बना रहे थे कि बाबर की तोप पर युद्ध में आते ही अधिकार कर लिया जाए और इस तोप खाने को युद्ध से बाहर कर दिया जाए, और बाबर अगर तोप नहीं चला पाया तो बाबर को पराजित कर ही देंगे। अब योजना के तहत यह निर्धारित हुआ था कि इस सांगा की 25% सेना क्या करेगी, युद्ध में भाग नहीं लेगी। उस सेना का काम केवल क्या होगा, बाबर के तोपखाने को ध्वस्त करने का काम होगा। यह सारी योजना तैयार कर लेता है राणा सांगा। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, 2 प्रमुख शासक जो है राणा सांगा के साथ गद्दारी कर देते हैं। और वो 2 शासक मित्रों कौन कौन से थे, वो 2 शासक जो राणा सांगा के साथ गद्दारी करते हैं, वो 2 शासक, एक तो अपना एक शासक तो था नागौर का खानजादा, और दूसरा जो था वो रायसेन एमपी का सहेलदी तंवर। ये दोनों के दोनों जो शासक हैं, एक तो खानजादा और सहेलदी तंवर, ये युद्ध शुरू होते ही बाबर के साथ चले जाते हैं। और जब युद्ध शुरू होते ही बाबर के साथ चले जाते हैं दोस्तों, और बाबर को जाकर के राणा सांगा की पूरी युद्ध योजना बता दी जाती है। बाबर को कहा जाता है कि बाबर अगर तुझे खानवा का मैदान फतेह करना है तो तेरी तोप की सुरक्षा बढ़ा ले। अगर तू तोप की सुरक्षा बढ़ाने में असफल रहा तो राणा सांगा के सैनिक इस तोप खाने को ध्वस्त कर देंगे और निश्चित है तेरी इस युद्ध में हार होगी। और इस बात की सूचना जब बाबर को लगी, इस सहेलदी तंवर और खानजादा ने, जो ध्यान रखिएगा, जब सहेलदी तंवर और खानजादा ने यह बात बाबर को बताई तो बाबर ने सुरक्षा व्यवस्था, इस तोप की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया था। और चाक चौबंद करने के कारण राणा सांगा के जो सैनिक थे वो इस तोप पर अधिकार नहीं कर पाते। और जब तोप पर अधिकार नहीं कर पाते तो इस युद्ध के अंदर बाबर तोप को चला देता है। राजस्थान के अंदर, इतिहास के अंदर पहली बार गोला बारूद का प्रयोग हुआ था इस खानवा के युद्ध में। बाबर
तोप चलाता है। तोप की गर्जना बड़ी जोर की थी मित्रों, और जब तोप की गर्जना बड़ी जोर से तोप का फटाका होता है तो राणा सांगा की सेना के जो हाथी और घोड़े थे वो इस गर्जना को झेल नहीं पाते। उनके कानों में सनसनाहट होती है। हाथी घोड़ों के एक के बाद एक तोप से गोले दागे जा रहे थे, और लगातार इस तोप की गर्जना को सुनकर के बाबर, इस राणा सांगा की सेना के हाथी और घोड़े दोस्तों पागल हो जाते हैं, और अपनी ही सेना को सांगा के घोड़े और हाथी कुचलने लग जाते हैं। क्योंकि ये तो जानवर है, इनको क्या पता, ये एक दूसरे के ऊपर इस तोप की गर्जना से पागल होकर के, घायल होकर के राणा सांगा की सेना में भगदड़ मच जाती है। दोस्तों इसी कारण सांगा की सेना इस युद्ध में कमजोर पड़ जाती है। हार का कारण नंबर 1 ये था दोस्तों। हार का कारण नंबर 2 दोस्तों सुनिएगा। हार का कारण नंबर 2 क्या था? हार का कारण नंबर 2 यह था कि इस खानवा युद्ध में राणा सांगा की उचित योजना ना होना, अचानक योजना बनाना। राणा सांगा इस युद्ध के लिए पहले से तैयार नहीं था। राणा सांगा को मन में यह विश्वास था कि बयाना में हमने बाबर को जिस तरह से पराजित किया है, बाबर जीवन में कभी ऐसा साहस नहीं करेगा कि वो सांगा पर आक्रमण कर दे मित्रों। लेकिन बाबर को, सांगा को इस गलतफहमी का अंदाजा इस युद्ध में हुआ था, क्योंकि सांगा काफी समय से इस युद्ध के बारे में योजना नहीं बना पाया था। अचानक से इसको इस युद्ध में योजना बनानी पड़ी थी। हार का कारण नंबर मित्रों 2 रहा था। और हार का कारण नंबर 3 रहा था दोस्तों, राणा सांगा युद्ध के दौरान लड़ते हुए अचानक घायल हो जाता है। शरीर पर 80 घाव लग जाते हैं, और राणा सांगा घायल होकर के युद्ध भूमि से दोस्तों जब बाहर चला जाता है, और जैसे ही बाहर जाता है इस बात की सूचना सांगा के सैनिकों के बीच में जाती है कि हमारा कप्तान जो है वो चोटिल हो गया है, कप्तान युद्ध भूमि को छोड़ चुका है। और इस बात को जब सैनिकों के पास में ये बात पहुंचती है तो सैनिकों के मन में हताशा हो जाती है। कुछ स्वाभाविक सी बात है, अगर भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है और विराट कोहली आउट हो जाए तो बाकी बल्लेबाज भी दबाव में आ जाते हैं, उसी प्रकार सैनिक भी दबाव में आ जाता है दोस्तों। और जो इंसान दबाव में आ जाता है उसकी हार निश्चित होती है। यानी सांगा का जब युद्ध भूमि से बाहर जाना हुआ था तभी सांगा के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया था कि कप्तान बाहर चला गया है। और इतनी दृढ़ता के साथ, जितनी आक्रामकता के लिए सांगा की सेना जानी जाती है, उतनी आक्रामकता के साथ ये बाबर के साथ युद्ध करने में असफल रहे थे। और यही परिणाम हुआ कि इस युद्ध में अंत में बाबर दोस्तों क्या रहा था? इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। ये प्रमुख दोस्तों हार के कारण रहे थे। और हार के कारण, इस युद्ध के हार के बाद की क्या क्या घटनाएं होती है उन पर अपन बिंदुवार चर्चा करते हैं। लेकिन आशा करता हूं कि इस खानवा का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि बयाना का कारण था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। खानवा के युद्ध में कौन कौन सांगा के साथ थे वो समझ में आया होगा। और खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें सांगा की हार के कारण क्या रहे थे, ये सारे फैक्ट जो है आपको आसानी से दोस्तों समझ में आने चाहिए। इसके बाद जैसे ही सांगा का इस युद्ध में पराजय हो जाती है, उसके बाद मित्रों क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के बाद में दोस्तों क्या क्या होता है इसके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। ये 2 प्रमुख जो थे इन्होंने धोखा किया था। हसन खां मेवाती भी एक बार जाने वाला था, लेकिन हसन खां मेवाती का अंतिम समय में जमीर जिंदा होता, और जिस आदमी का जमीर जिंदा होता है वो कभी बेईमान नहीं हो सकता मित्रों। इस कारण हसन खां मेवाती मिला जरूर था, लेकिन सहयोग सांगा का ही किया था। यह बात भी ध्यान रखना, हसन खां मेवाती ने धोखा उतना नहीं किया जितना होना चाहिए था। जमीर जिंदा था, और जमीर जिस व्यक्ति का जिंदा होता है वो कभी बेईमान नहीं हो सकता। इस बात का दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है। तो ये जो है खानजादा और ये सहेलदी तंवर जो रायसेन एमपी थे, इन्होंने दोनों ने क्या की थी मित्रों? गद्दारी की थी। ये तो था अपना युद्ध के कारण अपन पढ़ चुके हैं, पराजय के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। और अब इस युद्ध के बाद में क्या घटनाएं घटित होती है मित्रों, वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको साथ के साथ लिखते रहनी है। उसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। देखना दोस्तों, अगला बिंदु, युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल होने पर, राणा सांगा के घायल होने पर
होने पर इसे युद्ध भूमि से बाहर कर, उतारते रहना है मित्रों साथ साथ, इसे युद्ध भूमि से बाहर कर, इसे युद्ध भूमि से बाहर कर मेवाड़ का राज मुकुट, मेवाड़ का राज मुकुट यानी जो मेवाड़ का राज चिन्ह था, मेवाड़ का राज मुकुट जाला अज्जा ने धारण किया। किसने धारण किया था? जाला अज्जा ने धारण किया। दोस्तों जब राणा सांगा युद्ध से बाहर हो गया था तब मेवाड़ का नर्तत्व यानी बाकी जो सेना का नर्तत्व किया था वो किसने किया था दोस्तों? ये दोस्तों जो ध्यान रखना, ये दोस्तों किया था अपने जाला अज्जा ने। और ये जाला अज्जा जो है ये कहां का निवासी था? ये जाला अज्जा जो है वो इस अपने निवासी था सादड़ी। सादड़ी दोस्तों कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल होने पर इसे युद्ध भूमि से बाहर किया गया और मेवाड़ जो है, मेवाड़ का राज चिन्ह या मेवाड़ का जो राज मुकुट है वो मेवाड़ का राज मुकुट, बताओ दोस्तों राज मुकुट किसने धारण किया था? जाला अज्जा ने। नेक्स्ट बिंदु मित्रों ध्यान रखना है, सांगा को घायल अवस्था में, सांगा को घायल अवस्था में, घायल अवस्था में बसवा दोसा, बसवा स्थान पड़ता है दोसा, एवं तत्पश्चात कालपी एमपी ले जाया गया। बताओ मित्रों तत्पश्चात कहां ले जाया गया? तत्पश्चात सांगा को ले जाया गया कालपी, और कालपी दोस्तों कहां पर पड़ता है? एमपी में। यानी युद्ध के दौरान जब राणा सांगा घायल होता है, तो जब घायल होता है तो इसको युद्ध भूमि से बाहर किया जाता है और इसको ले जाया जाता है सीधा कालपी। कालपी कहां पर पड़ता है दोस्तों? एमपी में। और जब कालपी एमपी ले जाया जा रहा था तब रास्ते में बसवा दोसा नामक स्थान पर, मित्रों ध्यान रखना, इस राणा सांगा को घायल अवस्था में एक बार बेहोशी से होश में आता है। और जब बसवा दोसा में राणा सांगा होश में आता है तब राणा सांगा अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से पूछता है कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। देखना दोस्तों योद्धाओं की पहचान क्या होती है। योद्धा कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। सांगा को होश आया तो उसने ये नहीं पूछा कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, मेरे कितनी लगी है, उसने सीधा ये पूछा कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। और साथियों ने कहा कि युद्ध में बाबर विजय हो गया। सांगा ने तुरंत उसका प्रत्युत्तर क्या दिया कि मैं जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता मेवाड़ की पावन धरा पर मैं कदम नहीं रखूंगा। उपरोक्त कथन मेवाड़ के किस शासक ने कहा था? राणा सांगा ने कहा था। और किस स्थान पर कहा था? बसवा दोसा में कहा था। क्या कहा था? कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता मेवाड़ की पावन धरा पर, मेवाड़ की पवित्र धरती पर कदम नहीं रखूंगा। ऐसा कहकर के थोड़ी देर पश्चात ये पुणे बेहोश हो जाते हैं, जहां से इनको कालपी एमपी ले जाया, कालपी एमपी ले जाया गया। बताओ कहां ले जाया गया? कालपी ले जाया गया। और यह कालपी स्थान दोस्तों कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है मित्रों। अब जब कालपी एमपी इनको ले जाया जाता है दोस्तों, तो कालपी एमपी में जब इनको होश आता है तो इनका फिर से वही योद्धा की यही पहचान होती है। इन्होंने फिर अपने साथियों से पूछा बताओ बाबर कहां है, बताओ बाबर कहां है। तो साथियों ने कहा कि बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए गया है गुजरात में। और उस समय चंदेरी का जो राजा था, चंदेरी के राजा का नाम था मेदिनी राय। चंदेरी के राजा का नाम क्या था? मेदिनी राय। इस सांगा ने तुरंत कहा कि अपनी सेना तैयार कीजिए और चंदेरी शासक मेदिनी राय का सहयोग कीजिए। अपन अभी चलेंगे चंदेरी और इस बाबर को धूल चटाएंगे। ऐसी बात राणा सांगा कहता है। लेकिन उस समय सांगा की सैनिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई थी, क्योंकि कई सैनिक खानवा युद्ध में गोला बारूद के शिकार हो गए थे, तोप खाने के शिकार हो गए थे। इनके साथियों ने सोचा कि राणा सांगा जिद्दी है, यह बाबर पर आक्रमण करेगा। और इस समय मेवाड़ की सेना इतनी सक्षम नहीं है, इतनी सैन्य शक्ति मेवाड़ के पास अभी नहीं है। खानवा युद्ध के बाद मेवाड़ की सैन्य शक्ति बड़ी क्षीण हो जाती है, बड़ी कमजोर हो जाती है। साथियों ने सोचा कि सांगा फिर बाबर पर आक्रमण करेगा, इस बार अपन कतई ही बाबर को नहीं हरा पाएंगे। और जब बाबर के सामने अपन फिर चलेंगे, फिर पराजित होंगे, तो मेवाड़ का पूरा विनाश हो जाएगा। अभी तो खानवा युद्ध में मेवाड़ का आधा विनाश हुआ है। और बाबर के जिद के कारण, अगर दोबारा बाबर के, इस सांगा की जिद के कारण अगर दोबारा बाबर के सामने
में चलते हैं तो मेवाड़ का सर्व विनाश हो जाएगा। इस बुद्धिमत्ता, इतनी बुद्धि सांगा के साथियों ने लगाई थी और सांगा के साथियों ने इस राणा सांगा को साथ रहते हुए विष दे दिया और विष खाते ही 30 जनवरी 1528 के दिन राणा सांगा का निधन हो जाता है। और निधन किस स्थान पर होता है मित्रों? 30 जनवरी 1528 को कालपी एमपी नामक स्थान पर राणा सांगा को साथियों द्वारा जहर दे दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब कई विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर जहर राणा सांगा को क्यों दे दिया? क्योंकि सांगा जिद कर रहा था कि मैं जब तक बाबर को पराजित नहीं करता मेवाड़ की पावन धरा पर कदम नहीं रखूंगा। निश्चित था सांगा बाबर पर युद्ध की योजना बना रहा था, लेकिन उस समय मेवाड़ की सेना इस खानवा युद्ध के बाद इतनी सक्षम नहीं रही थी, इतनी सशक्त नहीं रही थी, इतनी संगठित और सुसज्जित नहीं रही थी जितनी के लिए वो जानी जाती थी। और हार निश्चित दिख रही थी मेवाड़ के सरदारों को। इस कारण इन्होंने सोचा कि अगर सांगा ने बाबर पर आक्रमण कर दिया तो इस बार मेवाड़ का विनाश पूर्ण रूप से हो जाएगा। इस कारण साथियों ने राणा सांगा को कालपी एमपी में मित्रों क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। और जहर देने के कारण देखना मित्रों लिख सकते हैं, सहयोगियों द्वारा राणा सांगा को, सहयोगियों द्वारा राणा सांगा को कालपी एमपी में जहर दिए जाने के कारण 30 जनवरी 1528 को कालपी में ही सांगा का निधन हुआ। कालपी में ही सांगा का क्या होता है दोस्तों? निधन होता है। यहां तक उतारिए और यहां तक आशा करते हैं आप सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जल्दी से उतारिएगा, अगला यहां तक उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। उतार लिया तो मित्रों आगे चलते हैं। अब देखना, राणा सांगा का निधन तो कालपी एमपी में हुआ था, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां किया जाता है या राणा सांगा का समाधि स्थल कहां पर बना हुआ है मित्रों? तो देखना अगला बिंदु अपन लिखते हैं, राणा सांगा का समाधि स्थल। ध्यान रखना दोस्तों, राणा सांगा का समाधि स्थल, राणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो राणा सांगा का समाधि स्थल कहां पर है दोस्तों? वो बना हुआ है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। और यहां पर समाधि स्थल के रूप में कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 8 खंभों की क्या बनी हुई है? 8 खंभों की दोस्तों क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। और राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण मित्रों ध्यान रखना, अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है सारे। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को, कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश कहा। राणा सांगा को शरीर पर 80 घाव देखकर, शरीर पर 80 घाव, हालांकि टोड बाद में आया था, फिर भी शरीर पर 80 घाव देखकर, इतिहास के अकॉर्डिंग शरीर पर 80 घाव देखकर सैनिक भग्नावेश कहा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक के लिए जो है सैनिक भग्नावेश शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कर्नल टोड ने जो है राणा सांगा के शरीर के घावों की जब जानकारी प्राप्त हुई तो सैनिक भग्नावेश कहा। किसको कहा था? राणा सांगा को। सैनिक भग्नावेश का मित्रों अर्थ क्या होता है? सैनिक भग्नावेश का मित्रों अर्थ क्या होता है?
मारवाड़ी भाषा में आपने देखा होगा, देखो शरीर पर 80 घाव है, तो शरीर पूरा आपका लहूलुहान हो चुका, पूरा शरीर घायल हो चुका। 80 घाव, अगर एक घाव हो जाए तो आजकल के लोगों में एक घाव सहन नहीं होता। सांगा जो राजस्थान की आन बान शान कहलाने वाले, सांगा जी के शरीर पर 80 घाव थे। यानी जगह जगह शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं होगा जहां पर सांगा के घाव नहीं रहा होगा। लेकिन उन घावों को देख करके सैनिक भग्नावेश इसलिए कहा क्योंकि राजस्थानी भाषा में आपको पता है, जोधपुर और मारवाड़ी भाषा में अगर बात करें तो किसी की पिटाई करनी हो तो क्या कहते हैं कि इसको भांग देंगे, इसको क्या कर देंगे बताओ, भांग देंगे। भांगने का अर्थ क्या होता? ठोकना, कूटना, पिटाई करना। यानी भांग दिया गया, पूरा शरीर भंग हो गया, और भंग यानी टूट चुका था। इस कारण शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया? सैनिक भग्नावेश का। अपने सैनिक भग्नावेश जो है वो सैनिक भग्नावेश शब्द का इस्तेमाल किस युद्ध के बारे, किस शासक के बारे में कहा जाता है? राणा सांगा। और कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों अगला बिंदु ध्यान रखना, खानवा युद्ध के दौरान, खानवा युद्ध के दौरान अगला बिंदु भी महत्वपूर्ण है। खानवा युद्ध के दौरान सांगा का साथ देते हुए, सांगा का साथ देते हुए, सांगा का साथ देते हुए आमेर शासक, आमेर शासक पृथ्वीराज कछवा, आमेर शासक पृथ्वीराज कछवा एवं वागड़ शासक, एवं वागड़ शासक उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों ये भी अपने को ध्यान रखना, अगर जो सांगा का साथ देने के लिए आए थे उनमें से कौन कौन से शासक जो है इस युद्ध में मित्रों जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, तो दो वे थे। एक तो था आमेर का पृथ्वीराज कछवा, और दूसरा जो था वो था वागड़ का शासक, और वागड़ के शासक का नाम मित्रों क्या था? उदय सिंह था। वागड़ का शासक उदय सिंह और आमेर का शासक पृथ्वीराज कछवा इस खानवा युद्ध में शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ये कुछ फैक्ट भी अपने को इसके बारे में याद में रखना है। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से उतारो मित्रों यहां तक, फिर आगे चलते हैं। झाला अज्जा इस युद्ध के दौरान नहीं हुआ था मित्रों, युद्ध समाप्ति के बाद हुआ था। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया, तो अब देखिएगा वागड़ का अर्थ होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। मित्रों यहां तक उतार लिया सबने, तो इस खानवा युद्ध के बारे में अगला बिंदु अपने को समझना है। आपसे एग्जामिनर वो पूछ सकता है पाती पर्वन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना ये पाती पर्वन का संबंध भी खानवा युद्ध से है। पाती पर्वन का संबंध भी मित्रों कौन से युद्ध से है? खानवा युद्ध से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाती पर्वन क्या होता है मित्रों, तो आप बताना पाती पर्वन का अर्थ होता है सभी राजपूताना के शासकों द्वारा, राजपूताना के सभी शासकों द्वारा, राजपूताना के सभी शासकों द्वारा
एक छत के नीचे सभी शासकों द्वारा एक छत के नीचे एकत्रित होना अर्थात संगठित होकर युद्ध लड़ना, संगठित होकर युद्ध लड़ना, संगठित होकर युद्ध लड़ना क्या कहलाता है मित्रों? पाती पर्वन कहलाता है, पाती पर्वन कहलाता है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, पाती पर्वन जो शब्द है, वो पाती पर्वन जो शब्द है उसके बारे में ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि पाती पर्वन का अर्थ क्या होता है, तो मित्रों पाती पर्वन का अर्थ होता है कि राजस्थान के जितने भी राजा है वो अगर संगठित होकर लड़ा जाए या एक ही छत के नीचे एकत्रित हो जाए तो उस रिवाज को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? पाती पर्वन के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये होता है अपना पाती पर्वन। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, पाती पर्वन के बाद में खानवा युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ, जिसमें गोला बारूद अर्थात तोपखाना, गोला बारूद अथवा तोपखाना का प्रयोग हुआ, गोला बारूद अथवा तोपखाना का प्रयोग हुआ, वो युद्ध बताओ मित्रों कौन सा था? खानवा युद्ध। इससे पहले राजस्थान के किसी भी युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग नहीं होता है मित्रों। अगर पूछा जाए भारत का इतिहास का पहला युद्ध जिसमें जो है गोला बारूद का प्रयोग हुआ, तो वो युद्ध याद कीजिए मित्रों, अपन ने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को राणा अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उस युद्ध में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग हुआ था। और राजस्थान के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो गोला बारूद का प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है अपने कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। मित्रों अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, खानवा युद्ध के पश्चात, खानवा युद्ध के पश्चात, खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी शब्द का अर्थ क्या होता है? गाजी की उपाधि धारण, तो गाजी शब्द का अर्थ होता काफिरों का नाशक। गाजी जो शब्द है, इस गाजी शब्द का अर्थ होता काफिरों का नाशक। बताओ किसका नाशक है? काफिरों का नाशक। और काफिर शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म के प्रति कट्टर रहता है तो उस व्यक्ति को काफिरा कहा जाता है। उस व्यक्ति को बताओ दोस्तों क्या कहा जाता है? काफिरा कहा जाता है। यानी काफिरों का नाशक, यानी कट्टर हिंदुत्ववादी शासक राणा सांगा का नाशक, गाजी की उपाधि धारण करने वाला मित्रों कौन सा शासक था? बाबर था। अगला बिंदु ध्यान रखना मित्रों, इस युद्ध के बाद में जो खानवा का युद्ध होता है, इसके बाद में अगला बिंदु अपने को ध्यान में क्या रखना है? खानवा युद्ध में बाबर के तोपची तो आपको लिखवाई दिए हैं। इसके बाद अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, खानवा युद्ध के पश्चात, खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने मेवाड़ राज्य की कीमत, बाबर ने मेवाड़ राज्य की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर ने मेवाड़ राज्य की जो कीमत है
वो कीमत कितनी बताई थी? 10 करोड़ रुपए। यानी बाबर ने कहा था कि आज मैंने 10 करोड़ की संपत्ति पर अधिकार कर लिया है। अर्थात उसकी नजर में मेवाड़ राज्य का उस समय का बाजार मूल्य कितना था? 10 करोड़ रुपए। यानी 10 करोड़ रुपए। सीधा पूछ सकता कभी कभार, हालांकि मूल्य का तो बाबर ने कोई बेचा नहीं था कोई बूबा आगे। उसने अनुमान लगाया था कि इस समय मेवाड़ राज्य की कीमत जो है वो कीमत जो है 10 करोड़ रुपए है। मित्रों, ये कथन भी कहने वाले व्यक्तित्व का नाम क्या था? बाबर था। मित्रों, ये फैक्ट भी अपने को थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है? अपने को बाबर के बारे में। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और राजस्थान के इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। मित्रों, यहां तक उतारिएगा, फिर चलते हैं आगे। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं दोस्तों यहां पर, और वो लाइन क्या है? आप लिख सकते हैं नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा वे रायसेन के सहेलदी तंवर, वे रायसेन के सहेलदी तंवर युद्ध के समय सांगा का साथ छोड़कर, सांगा का साथ छोड़कर, सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ मिले। किसके साथ मिले? बाबर के साथ मिले। ये लाइन भी मित्रों ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतारो साथियों, आगे चलते हैं फिर। तक सभी साथियों ने उतार लिया है तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, यह था अपना खानवा का युद्ध और राणा सांगा का दिल्ली के साथ मित्रों संबंध। आशा करते हैं कि दिल्ली के साथ राणा सांगा का संबंध सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के साथ संबंध जो राणा सांगा का था वो सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? दिल्ली में सबसे पहले राणा सांगा के समकालीन शासक बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कभी आक्रमण नहीं किया। सिकंदर लोदी के बाद बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने सांगा पर कितने आक्रमण किए? 2 किए थे, खातौली और बाड़ी। उसके बाद इब्राहिम लोदी को हटाया पानीपत के युद्ध में और बना कौन है? बाबर बना था। तो मित्रों ध्यान रखें, फिर बाबर और सांगा के बीच में पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। युद्ध का कारण अपने को पता था, क्योंकि बयाना पर दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा ने अधिकार कर लिया था मित्रों। और उसके बाद मित्रों अगला जो युद्ध होता है बयाना युद्ध की
पराजय का बदला लेने के लिए खानवा का युद्ध होता है मित्रों। और खानवा का युद्ध मित्रों ध्यान रखना, खानवा का युद्ध अपना सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था मित्रों। खानवा युद्ध अभी अच्छी तरीके से समझा था। राणा सांगा का साथ देने के लिए सभी राजपूत राजा एक तरफ एकत्रित होते हैं, और जब एक तरफ एकत्रित होते हैं तो उस रिवाज को अपन क्या कहते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो उसको अपन कहते हैं पाती पर्वन। उसके बाद इस युद्ध में दो शासक मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। एक तो आमेर का पृथ्वीराज है और दूसरा मित्रों कौन हो जाता है, वागड़ का उदय सिंह। बताओ वागड़ का कौन सा सिंह है, उदय सिंह क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। राज मुकुट मेवाड़ का कौन धारण करता है, जाला अज्जा करता है। सांगा घायल हो जाता है, घायल से कालपी एमपी ले जाया जाता है। जहां सांगा बेहोश हो जहां सांगा को साथ ही जहर दे देते हैं। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मित्रों किया जाता है। बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। अंत में इस सांगा के साथ धोखा कौन कौन करते हैं, तो ये मित्रों सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये था अपना राणा सांगा का दिल्ली के साथ में मित्रों संबंध। तो ये था अपना दिल्ली का संबंध। इसके बाद अपन पढ़ते हैं मालवा और गुजरात के साथ संबंध। यहां तक सब विद्यार्थियों के दिमाग में सेव होना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर आपसे इस युद्ध के बारे में पूछे तो सारी जानकारी मित्रों आपके पास होनी चाहिए। अब अगला जो सांगा का संबंध पढ़ते हैं वो ध्यान रखना। सांगा का संबंध एक साथ ही मैं बता देता हूं। सांगा का मालवा व गुजरात के साथ संबंध, सांगा का मालवा व गुजरात के साथ मित्रों संबंध, सांगा का मालवा व गुजरात के साथ संबंध, सांगा का मालवा व गुजरात के साथ संबंध। मित्रों देखना, मालवा के साथ और गुजरात के साथ राणा सांगा के क्या संबंध थे, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसके समकालीन जो है, इसके समकालीन जो है ध्यान रखिएगा, बसावा कहां पर पड़ता है, बसावा जो पड़ता है वो बसावा मित्रों पड़ता है, अपने ध्यान रखना दौसा में। बसावा कहां पड़ता है, वो दौसा में पड़ता है मित्रों। अब मालवा व गुजरात के साथ दोस्तों संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही अपना नक्शा, और ये जो नक्शा है मित्रों ये है अपना राज्य मेवाड़। बताओ कौन सा राज्य है, मेवाड़। और मेवाड़ का जो शासक है, उस मेवाड़ के शासक का नाम अपने देखा था राणा सांगा। और राणा सांगा का जो शासनकाल है मित्रों, राणा सांगा का जो शासनकाल है वो राणा सांगा का शासनकाल है 1509 से 1528 तक। मित्रों बताओ कब से कब तक है, 1509 से 1528 तक। अब ध्यान से समझ लेना, दोनों एक साथ ही बता देता हूं, हालांकि यहां से कोई प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी मित्रों देखिए ये इधर मालवा का भाग है और ये इधर गुजरात का भाग है। यहां पर दोनों में शासक अपने को पता होना चाहिए कि जो मालवा का शासक था वो मालवा का शासक तो था महमूद खिलजी, या मोहम्मद खिलजी जो है महमूद खिलजी द्वितीय। बताओ जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक था उसके समकालीन मालवा का शासक कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय। जबकि अगर मैं बात करूं अपने गुजरात की, तो गुजरात में पहले था मोहम्मद शाह बेगड़ा। पहले बताओ कौन था, मोहम्मद शाह बेगड़ा। मोहम्मद शाह बेगड़ा के बाद में बनते बनते अगला जो शासक आया उसका नाम था मुजफ्फर शाह। उसका नाम बताओ क्या था, मुजफ्फर शाह। पहले मोहम्मद शाह बेगड़ा था और मोहम्मद शाह बेगड़ा के बाद में अगला फिर से इसका वंशज एक आगे चल करके जिससे संघर्ष होता है उसका नाम था मुजफ्फर शाह। मित्रों आगे देखना, इसी गुजरात में एक राज्य पड़ता है और उसका नाम है इडर। इसी गुजरात में एक राज्य है इडर, और इडर का मित्रों ध्यान रखना, इडर का जो शासक था वो इडर का जो मित्रों शासक था वो इडर का शासक था बाणा। अब बताओ ये बाणा जो है, इसी बाणा के आगे जाकर के दो वंशज बन जाते हैं। ये जो बाणा है इस बाणा के दो वंशज बन जाते हैं मित्रों। एक का नाम तो था रायमल और दूसरे का नाम था मित्रों भारमल। हालांकि बीच में कई आए थे, सूर्यमल आया था, भीम आया था, लेकिन आगे जाकर अपन अगर फाइनली देखें तो यहां पर दो शासक बनते हैं जिनके बीच में विरोधाभास होता है। एक का नाम था रायमल और दूसरे का नाम मित्रों कौन सा मल था, भारमल। अब देखना विवाद क्या होता है। सबसे पहले का जो विवाद मैं देखता हूं मालवा के साथ,
यहां मालवा के आसपास गुजरात की सीमा पर एक राज्य पड़ता था चंदेरी। बताओ मित्रों, इसका नाम क्या था? चंदेरी राज्य। और चंदेरी का एक सामंत था जिसका नाम था मेदिनी राय। बताओ, जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय। और इस महमूद खिलजी का एक सरदार और था, उस सरदार का नाम था आमिर। उस सरदार का नाम मित्रों ध्यान रखना क्या था? आमिर। अब ध्यान से समझना मित्रों, दोबारा से देख लो। सांगा के समकालीन मालवा का शासक पूछे तो महमूद खिलजी द्वितीय था, और सांगा के समकालीन अगर गुजरात का शासक पूछा जाए तो सांगा के समकालीन अगर दोस्तों गुजरात का शासक पूछा जाए तो गुजरात का शासक कौन था? पहले मोहम्मद शाह बेगड़ा था और फिर बन जाता है मुजफ्फर शाह। गुजरात में ही एक स्थान पड़ता है दोस्तों ईडर। ईडर का पहले शासक था बाणा, और बाणा के वंशजों में आगे चल करके दो व्यक्तियों में विवाद होता है। एक का नाम था बारमल और दूसरे का नाम मित्रों क्या था? रायमल। अब यहां तक कि यह रूपरेखा अपने को सबको पता होनी चाहिए। अब देखना, चंदेरी में हिंदू राजा था मेदिनी राज, और यह मालवा और गुजरात के आसपास का क्षेत्र था। और ध्यान रखिएगा मित्रों, अब यहां पर मालवा के अधिकांश भौतिक भूभागों पर उस समय मुस्लिम शासकों का वर्चस्व था। मेदिनी राज जो है इस मालवा के आसपास अपने पांव जमाना चाहता है और चंदेरी के आसपास अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन खिलजी के सरदार आमिर जो है, यह आमिर इस मेदिनी राय का बड़ा विरोध करता है। और जब विरोध करता है तो मेदिनी राय हिंदू शासक जो है, इस हिंदू शासक मेदिनी राय को समर्थन कौन कर देता है? राणा सांगा। क्योंकि इस तरफ पूरे मालवा में मुस्लिम सरदारों का वर्चस्व था और नीचे मेदिनी राय को ये लगातार परेशान कर रहे थे। ये अपना मेदिनी राय खुद का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये सारे मुसलमान अमीर वगैरह इसको परेशान करते तो राणा सांगा मेदिनी राय का सहयोग करता है। और जब राणा सांगा मेदिनी राय का सहयोग करता है तो इस बात से नाराज हो जाता है महमूद खिलजी द्वितीय, और नाराज होकर के यहां पर एक युद्ध हो जाता है मित्रों। इस युद्ध का नाम है, बताओ कौन सा युद्ध है? गागरोन का युद्ध है। और ये जो गागरोन का युद्ध होता है दोस्तों, ये होता है 1519 में। बताओ गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 में होता है दोस्तों। और ये जो गागरोन स्थान पड़ता है, ये गागरोन स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। बताओ गागरोन स्थान कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में। युद्ध किस किस के मध्य होता है? युद्ध एक तरफ तो है राणा सांगा, एक तरफ तो बताओ कौन है? राणा सांगा। और राणा सांगा का सामना करने के लिए बताओ मित्रों कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। राणा सांगा का सामना करने के लिए जो व्यक्ति है वो है महमूद खिलजी द्वितीय। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का जो विजेता होता है, इस युद्ध का मित्रों विजेता कौन होता है? राणा सांगा। यानी महमूद खिलजी ने मालवा के शासक को पराजित कर दिया था, और मालवा का शासक जो है वो पराजित करने के बाद में मित्रों ध्यान रखना, राणा सांगा जो है, ये राणा सांगा अपने को ध्यान रखना, मालवा का शासक जो है राणा सांगा जो है, राणा सांगा इस युद्ध में विजय होता है। और युद्ध का कारण क्या था? मेदिनी राय जो है उसका विरोध सरदार व अन्य मुस्लिम सरदारों द्वारा करने पर मेदिनी राय का सहयोग करता राणा सांगा, जिसके कारण महमूद खिलजी द्वितीय नाराज हो जाता है। और महमूद खिलजी द्वितीय नाराज होने के कारण दोनों के बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध को अपन बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं? गागरोन का युद्ध कहते हैं दोस्तों। यह भी अपने को थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान में रखना है मित्रों। इसके बाद अपने को अगला ध्यान में क्या रखना है? अगला बिंदु अपने को ध्यान में क्या रखना है मित्रों? गुजरात के साथ संबंध कैसे थे? गुजरात के साथ देखना, सांगा रायमल को शासक बनाना चाहता था, जबकि जो है ये अपना मुजफ्फर शाह जो है ध्यान रखना किसको शासक बनाना चाहता था? बारमल को। यानी जो रायमल है, ये रायमल का पक्ष तो कौन लेता था? सांगा पक्ष ले रहा था। रायमल का पक्ष कौन लेता था? सांगा इसका पक्षकार था, जबकि बारमल का पक्षकार मित्रों बताओ कौन था? बारमल का जो पक्षकार था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। बारमल का जो पक्षकार था उसका जो व्यक्ति था, नाम ध्यान रखना मित्रों, वो था मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह और सांगा जो है
इनमें विरोधाभास होने का कारण क्या था? विरोधाभास होने का कारण था इस ईडर का उत्तराधिकार को लेकर। मुजफ्फर शाह बारमल को शासक बनाना चाहता है, जबकि सांगा रायमल को बनाना चाहता है। और इसी के परिणाम स्वरूप सांगा ने 1520 में आक्रमण किया गुजरात पर, और 1520 के आक्रमण में हालांकि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, हाँ इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और अगला बारमल के बाद में अगला जो शासक बना था रायमल, और फिर रायमल के बाद में विरोधाभास को होकर इनके आगे जो चलता है विवाद वो गुजरात का विषय है। लेकिन गुजरात और सांगा के बीच में संबंध पूछे तो इतना ही ध्यान रखना, गुजरात में सांगा किसको शासक बनाना चाहता था? रायमल को, जबकि मुजफ्फर शाह किसको शासक बनाना चाहता था? बारमल। और इसी बात को लेकर दोनों में विरोधाभास था। ये अपने को प्रमुख संबंध दोस्तों ध्यान रखने हैं। राणा सांगा का मालवा के साथ संबंध और राणा सांगा जो है उसका गुजरात के साथ संबंध। यहां तक आशा करता हूं कि मालवा और गुजरात का संबंध आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यहां तक उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। गुजरात में कोई ज्यादा संबंध नहीं था, गुजरात से इसका कोई ज्यादा युद्ध नहीं हुआ था। केवल इतना ध्यान रखना, सांगा गुजरात में किसका पक्षकार था? रायमल का, जबकि मुजफ्फर शाह किसका पक्षकार था? बारमल का। और ये इधर गागरोन का युद्ध था मित्रों। इसको ऐसा का ऐसा छाप लीजिए, फिर अपन चलते हैं दोस्तों आगे। यहां तक सभी ने उतार लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह है अपना मालवा और एक गुजरात के साथ राणा सांगा का संबंध।
और मालवा और गुजरात के साथ राणा सांगा के संबंध के साथ ही अपने राणा सांगा का इतिहास मित्रों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मालवा के साथ संबंध खराब होने का कारण क्या था? चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, इसके ऊपर मुस्लिम सरदारों का दबाव था। मुस्लिम सरदारों का दबाव होने के कारण मेदिनी राय को सपोर्ट करता है सांगा। इस बात से महमूद खिलजी नाराज होता है और दोनों के बीच में मित्रों ध्यान रखना विवाद होता है और विवाद के परिणाम स्वरूप एक युद्ध हो जाता है जिसका नाम कौन सा युद्ध है? गागरोन। यह था मित्रों राणा सांगा का अपना प्रमुख रूप से इतिहास। सभी विद्यार्थियों को राणा सांगा का इतिहास सबसे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राणा सांगा के इतिहास के बाद में राणा सांगा के कुल प्रमुख 4 पुत्र थे। ध्यान से देखना, राणा सांगा के कितने पुत्र थे? राणा सांगा के 4 पुत्र। राणा सांगा के कितने पुत्र? 4। रानी का नाम कर्मावती था, अपन जिक्र कर चुके थे। अब राणा सांगा का जो सबसे बड़ा 1 नंबर का पुत्र था उसका नाम था रतन सिंह। उनका नाम बताओ क्या था? रतन सिंह। राणा सांगा के जो 2 नंबर के पुत्र थे उनका जो नाम था, उनका नाम था विक्रमादित्य। नंबर 2 का जो पुत्र थे उनका नाम था विक्रमादित्य। नंबर 3 के जो पुत्र थे भोजराज। नंबर 3 के पुत्र थे उनका नाम बताओ क्या था? भोजराज था। और नंबर 4 का जो पुत्र थे उनका नाम था उदय सिंह। बताओ नंबर 4 का जो नाम था उनका नाम बताओ कौन सा सिंह था? वो नाम था, ध्यान रखना, उदय सिंह था। अब देखना, अब जो है मारवाड़ के साथ इनका कोई संबंध खराब नहीं था। सांगा का देखो मेवाड़ के साथ मैंने बता दिया, गुजरात के साथ बता दिया, दिल्ली के साथ बता दिया, और मारवाड़ के साथ मित्रों इनको जो है कोई इनका संबंध था ही नहीं, क्योंकि गांगदेव के साथ इनका रिश्ता था और मारवाड़ से इनका कभी कोई विवाद नहीं रहा था सांगा का। मित्रों ध्यान रखना, मारवाड़ के साथ संबंध सांगा के अच्छे थे। सांगा के संबंध क्या थे? अच्छे। कोई सैनिक अभियान हुआ नहीं था मारवाड़ में, इसलिए मारवाड़ के साथ इनके संबंध खराब नहीं थे। इसलिए मारवाड़ जो है उनके विरुद्ध कोई सैनिक अभियान भी नहीं हुआ, तो अपने को पढ़ना भी नहीं है, पढ़ेंगे भी क्या, क्योंकि कोई सैनिक अभियान था ही नहीं। इतना ही अगर पूछ लिया जाए कि उपरोक्त में से किसके साथ मारवाड़ का संबंध था, तो ध्यान रखिएगा अच्छा था सांगा का। और अगर सांगा सब विद्यार्थियों को समझ में आया है, सर रानी ने जोहर किया या सती हुई, रानी आगे जाकर के जोहर करेगी। जोहर का अर्थ होता है जब राजा युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाए तब रानी जोहर करती है। सांगा को तो जेर दिया गया था, और जब जेर दिया गया था तो रांगा जो सांगा है, यह सांगा युद्ध भूमि में जो शहीद नहीं हुआ था मित्रों, और जब युद्ध भूमि में शहीद नहीं होता तो रानी जोहर नहीं करती। सांगा को तो धोखे से क्या दिया गया था? जेर दिया गया था मित्रों। यह भी अपने को ध्यान रखना। अगर सभी विद्यार्थियों को सांगा समझ में आया है तो एक प्रश्न का जल्दी से जवाब दे दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो देखिएगा, इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राणा सांगा की अंतिम विजय कौन सी थी, तो मेरे विद्यार्थियों पर मुझे पूरा भरोसा है, अगर अच्छे से समझ में आया है, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राणा सांगा की अंतिम विजय कौन सी विजय थी, तो जल्दी से मेरे साथियों बताइए। और अब इधर देखना, राणा सांगा के कुल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नंबर 1 रतन सिंह, नंबर 2 विक्रमादित्य, नंबर 3 भोजराज, और नंबर 4 दोस्तों कौन सा सिंह था? नंबर 4 का जो दोस्तों था उसका नाम था उदय सिंह। उसका नाम बताओ कौन सा सिंह था? उदय सिंह था मित्रों। अब क्या होगा, राणा सांगा की जब मृत्यु होती है तो राणा सांगा की जब मृत्यु होती है तो राणा सांगा का उत्तराधिकारी बताओ कौन बनेगा? राणा सांगा का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो उसका बड़ा पुत्र बनेगा, वो उसका बड़ा पुत्र बनेगा। और बड़े पुत्र का नाम कौन सा सिंह था? रतन सिंह था मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कितने होनहार विद्यार्थी है। सभी का सही उत्तर है राणा सांगा का अंतिम जो विजय अभियान था,
अंतिम जो विजय सैनिक अभियान था, वो अंतिम विजय सैनिक अभियान मित्रों कौन सा माना जाता है? वो अंतिम विजय सैनिक अभियान माना जाता है दोस्तों बयाना। कौन सा माना जाता है? बयाना। वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, राणा सांगा का बड़ा पुत्र रतन सिंह शासक बन गया। तो राणा सांगा का जब बड़ा पुत्र रतन सिंह शासक बनता है तो यह शासक 30 जनवरी 1528 को मृत्यु के बाद बनता है। और मृत्यु के बाद में ध्यान रखना, मृत्यु के बाद में अपने को ध्यान में रखना है 1528 से लगा करके 1531 तक, 1528 से लगा करके 1531 तक मित्रों मेवाड़ का शासक बनता है रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह के शासन काल में, हां सबका सही है, अब वापस ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकें। मित्रों देखिएगा, रतन सिंह 1528 से 31 तक शासन बनता है, लेकिन रतन सिंह के शासन काल में कोई भी ऐतिहासिक कार्य नहीं होता है। फिर क्या किया जाएगा 3 साल में? 3 साल के शासन काल में जो रतन सिंह है, वो रतन सिंह ध्यान रखिएगा, रतन सिंह ध्यान रखिएगा जो है वो रतन सिंह का एक ही काम हुआ था, और वो इसकी मृत्यु याद रखनी है। रतन सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1531 में जो है बूंदी के सूरजमल हाड़ा या सुरजन सिंह हाड़ा के साथ, बूंदी का राजा जिसका नाम था सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा के साथ ये शिकार खेलने जाता है रतन सिंह। और शिकार खेलते हुए ही 1531 में राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह की शिकार खेलते हुए मित्रों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह बिंदु भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी केवल 3 साल का कार्यकाल है, कोई घटना महत्वपूर्ण घटित नहीं होती। बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा के साथ शिकार खेलते हुए शिकार खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त कौन हो जाते हैं? रतन सिंह। अब जब रतन सिंह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मित्रों अगला शासक कौन बनेगा? विक्रमादित्य बनेगा। और जब विक्रमादित्य शासक बना था तब विक्रमादित्य की आयु बड़ी छोटी थी। विक्रमादित्य की आयु बड़ी क्या थी? छोटी थी। तो मित्रों अपन लिख सकते हैं सांगा का जो पुत्र था, सांगा का पुत्र रतन सिंह, रतन सिंह जो है, रतन सिंह पहले शासक बना, फिर विक्रमादित्य बनेगा। और भोजराज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, राजस्थान की राधा कही जाने वाली संत शिरोमणि मीराबाई का पति, और मीराबाई के पति जो थे उनका नाम था भोजराज। और भोजराज की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार इसकी मृत्यु खातौली के युद्ध में मानते हैं मित्रों 1517 के, और कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इसकी मृत्यु सन 1523 ईस्वी में हो गई थी। यानी विक्रमादित्य के बाद में अगला जो पुत्र था भोजराज, जो मीरा के पति थे, ये मीरा पति जो थे वो मीरा पति, ध्यान रखना, मीरा के जो पति थे वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो रतन सिंह के बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा विक्रमादित्य। तो रतन सिंह में पहले एक लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा साथ के साथ ही उतार लेना, रतन सिंह शासन काल लिख लेना 1528 से 1531, और एक लाइन लिख लेना बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा या सूरजमल हाड़ा के साथ, बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ, सूरजमल हाड़ा के साथ शिकार खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त, शिकार खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त, शिकार खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त। तो ये एक लाइन अपने रतन सिंह में लिखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी उतारो यहां तक। इसके बाद देखना अगला जो शासक बनता है रतन सिंह के बाद में, अगला जो शासक बनता है उस अगले शासक का नाम है विक्रमादित्य। अगला जो शासक बनता है उसका नाम बताइए, अगले शासक का नाम क्या है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का जो शासन काल था 1531 से, बताओ मित्रों कब तक था? 1536 तक। विक्रमादित्य का जो शासन काल था दोस्तों वो था 1531 से 1536 तक।
अब देखना, विक्रमादित्य जब आयु में छोटा था, ध्यान से समझना है विक्रमादित्य को, और विक्रमादित्य जब आयु में छोटा था तब विक्रमादित्य अल्प आयु में, बताओ कोई भी व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा क्या? नहीं। इस कारण इसको राजकार्य चलाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। अगर राजकार्य चलाने के लिए किसी पुरुष की नियुक्ति होती है तो उसे संरक्षक कहते हैं, और अगर किसी महिला की नियुक्ति होती है तो उसे संरक्षिका कहते हैं मित्रों। और इस विक्रमादित्य का शासन चलाने के लिए इसकी माता इसकी संरक्षिका बनती है, यानी राजकार्य इसकी माता के द्वारा चला जाएगा। और माता जो कौन है? राणा सांगा की पत्नी। और राणा सांगा की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? कर्मावती। यानी इसका विक्रमादित्य का शासन कार्य संभालने का दायित्व बताओ किसका था? अपने रानी कर्मावती का था। ये तो आयु में छोटा है, जो भी निर्णय लेगी वो कौन लेगी? रानी कर्मावती। देखिएगा दोस्तों, विक्रमादित्य जब मेवाड़ का शासक बना था तो विक्रमादित्य के अगर समकालीन पूछा जाए, समकालीन का अर्थ तो सब समझते हैं, यानी जब विक्रमादित्य मेवाड़ का था उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात का शासक कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात का शासक कौन था तो आप बताएंगे कि जो गुजरात का शासक था उसका नाम क्या था? बहादुर शाह था। और बहादुर शाह, राणा सांगा ने, आपको पता है गुजरात में तेल का मचा रखा था। जो भी मोहम्मद शाह बेगड़ा, मुजफ्फर शाह आया था, उनमें से किसी को भी राणा सांगा ने भाव नहीं दिए थे, किसी को भी भावे नहीं दिए थे। भाव नहीं देने का अर्थ क्या है? किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि तिरछी आंख से मेवाड़ की तरफ देख ले। इतना शक्तिशाली अपना फाइटरमैन कौन था? राणा सांगा या संग्राम सिंह। दोस्तों ध्यान में रखना। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, अगला मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह के बाद में अगला शासक बनता है बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने सोचा, रे मेवाड़ को दबाने का सबसे अच्छा मौका यही है, सबसे अच्छा मौका यही है। सबसे अच्छा मौका यही क्यों है? क्योंकि बहादुर शाह को पता है कि मेवाड़ का शासक है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य खुद तो छोटा है, इस कारण सेना वेना का नेतृत्व कर नहीं सकता, और राज्य का हाथ एक महिला के हाथ में है, और इस समय मेवाड़ की स्थिति कमजोर है। तो क्यों ना प्राचीन समय का बदला मेवाड़ से चूकता कर लिया जाए। इसी इरादे से बहादुर शाह ने अवसर पाकर के 1534 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर, बताओ बहादुर शाह ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जब 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दोस्तों आक्रमण कर दिया, जब आक्रमण कर दिया तो मित्रों ध्यान रखना, आक्रमण कर दिया तो इस समय अब विक्रमादित्य, बताओ युद्ध भूमि में लड़ने जाएगा क्या? विक्रमादित्य युद्ध भूमि में लड़ने के लिए नहीं जाएगा। और जब विक्रमादित्य युद्ध भूमि में नहीं लड़ने जाएगा तो बताओ कर्मावती जाएगी क्या? नहीं, कर्मावती भी नहीं जाएगी, क्योंकि कर्मावती तो महिला है और विक्रमादित्य आयु में छोटा है। तो अब मेवाड़ की तरफ से युद्ध भूमि में कौन जाए? तो ध्यान रखना, इस 1534 के आक्रमण के समय मेवाड़ का जो जिम्मेदारी थी, या मेवाड़ का जो राज चिन्ह धारण किया था, वो मेवाड़ का राज चिन्ह, बताओ मित्रों किसने धारण किया था? मेवाड़ का राज चिन्ह धारण करने वाले व्यक्ति का नाम था रावत बाग सिंह। और ये जो रावत बाग सिंह था दोस्तों, ये कहां का निवासी था? देवलिया प्रतापगढ़। देवलिया किस स्थान पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और यहां का जो सामंत था, इस सामंत का नाम है रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह जो है इस युद्ध में मेवाड़ का नेतृत्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि विक्रमादित्य तो आयु में क्या है? छोटा है। विक्रमादित्य तो आयु में छोटा है, कर्मावती युद्ध भूमि में जा नहीं सकती, और इस कारण मेवाड़ की तरफ से राज मुकुट धारण करके कौन आता है? देवलिया का प्रताप, देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत रावत बाग सिंह। अब एक तरफ गुजरात का शासक बहादुर शाह है, दूसरी तरफ मेवाड़ की जिम्मेदारी रावत बाग सिंह के कंधों पर है दोस्तों। और बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती को पता था कि मेवाड़ की जो सैनिक शक्ति है वो कमजोर है, और कर्मावती को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि बहादुर शाह के सामने मेवाड़ की सेना जीत नहीं पाएगी।
इस कारण कर्मावती ने राखी भेजी। बताओ किसको राखी भेजी थी? कर्मावती ने राखी भेजी हुमायूं को। राखी भेजी हुमायूं को। राखी भेजने का अर्थ क्या होता है? कर्मावती ने हुमायूं को अपना भाई स्वीकार करते हुए हुमायूं से निवेदन किया कि हुमायूं, मेवाड़ राज्य का अस्तित्व खतरे में है और तू मेरा भाई है, तो तेरी सैनिक सहायता मुझे प्रदान कर, तेरी सेना मेवाड़ में भेज, ताकि गुजरात वालों से इसका निपटारा किया जा सके, यानी गुजरात वालों को वापस गुजरात भेजा जा सके। यानी मेवाड़ की सैनिक स्थिति को कमजोर देखते हुए रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। इधर हुमायूं जब तक जवाब देता तब तक तो मेवाड़ में संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ तो मेवाड़ की तरफ से तो बाघ सिंह लड़ रहा है और दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से बहादुर शाह लड़ रहा है। हुमायूं ने जैसे ही राखी को उस निमंत्रण को पढ़ा, हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना जो है वो मेवाड़ में रानी कर्मावती के सहयोग के लिए रवाना कर दी। लेकिन जब तक हुमायूं की सेना पहुंचती तब तक बहादुर शाह ने, बताओ कहां पर अधिकार कर लिया? बहादुर शाह ने मेवाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। यानी हुमायूं की सेना को पहुंचने में देरी होती है, तब तक बहादुर शाह के सामने अपना रावत बाघ सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बाघ सिंह के केसरिया करने के बाद कर्मावती जोहर कर लेती है और मेवाड़ पर अधिकार किसका हो जाता है? बहादुर शाह का हो जाता है, क्योंकि हुमायूं जो है समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवा सकता। और जैसे ही बहादुर शाह का मेवाड़ पर अधिकार होता है, इसके कुछ समय पश्चात ही हुमायूं की सेना जो है मेवाड़ में पहुंचती है। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि मेवाड़ पर तो बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। लेकिन फिर भी हुमायूं की सेना पहुंचने के कारण, बहादुर शाह हुमायूं के डर से, हुमायूं के भय से इस मेवाड़ को छोड़ करके पुणे गुजरात चला जाता है। यानी मेवाड़ कुछ समय के लिए बहादुर शाह के नियंत्रण में हुआ था, लेकिन हुमायूं की सेना की डर से बहादुर शाह मेवाड़ को छोड़कर के दोबारा कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता है। मित्रों, ये विक्रमादित्य के काल की कुछ घटनाएं हैं, आशा करते हैं समझ में आसानी से सबको आई होगी। दोबारा से देख लें, विक्रमादित्य जब शासक बना था दोस्तों, तब विक्रमादित्य आयु में छोटा था और विक्रमादित्य की संरक्षिका बनती है कर्मावती। उस समय बहादुर शाह फायदा उठा करके आक्रमण कर देता है। उस समय मेवाड़ की तरफ से केसरिया पगड़ी बांध करके युद्ध में कौन जाता है? रावत बाघ सिंह। और इधर हुमायूं से सहायता भी मांग लेती है कर्मावती, ताकि मेवाड़ की अस्मिता जो है वो ध्यान रखिएगा, अस्मिता की रक्षा के लिए हुमायूं से सहायता मांगती है। लेकिन हुमायूं को सहायता देने में देर हो जाती है। तब तक रावत बाघ सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कर्मावती जो है जोहर कर लेती है। जहां केसरिया और जोहर होता है उसे इतिहास का साका कहते हैं, और मेवाड़ इतिहास का दूसरा साका होता है। 1534 में बहादुर शाह का अधिकार हो जाता मेवाड़ पर, लेकिन हुमायूं की सेना जैसे ही पहुंचती है, हुमायूं के डर से बहादुर शाह वापस गुजरात चला जाता है और मेवाड़ पुणे आजाद हो जाता है। दोस्तों, यहां तक सबको आसानी से समझ में आया होगा। यहां तक अगर समझ में आ गया है सबको, तो अब एक एक बिंदु लिख लेते हैं। अगर लिखना है तो जल्दी से उतार लो। अगर किसी को ऐसा ही डायग्राम से समझ में आए तो ये डायग्राम तो है ही, नहीं तो मैं लिखवा रहा हूं, जल्दी से उतार लेना मित्रों। देख लेना, लिख लेना, विक्रमादित्य के समकालीन, साथ के साथ उतारते रहना, पूरा जोर वोर की तिथियां वितियां सब लिख लेंगे अभी। विक्रमादित्य के समकालीन, साथ के साथ लिखते रहना है। विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात शासक बहादुर शाह था। बताओ गुजरात शासक कौन सा शाह था? गुजरात शासक बहादुर शाह था। अब गुजरात का शासक जो है बहादुर शाह था। नेक्स्ट बिंदु, विक्रमादित्य की अल्प आयु का फायदा उठाकर, या सीधा लिख लेते हैं, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में
1534 ईस्वी में आक्रमण किया। बताओ 1534 ईस्वी में क्या कर दिया? आक्रमण। नेक्स्ट, रानी कर्मावती ने मेवाड़ की रक्षा हेतु हुमायूं से सैनिक सहायता मांगी, लेकिन समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाया। समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाया। नेक्स्ट दोस्तों, इस युद्ध में मेवाड़ का राज चिन्ह देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत रावत बाघ सिंह ने धारण किया। रावत बाघ सिंह ने धारण किया। नेक्स्ट, बहादुर शाह के सामने 1534 ईस्वी में रावत बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर अधिकार किया। बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ पर अधिकार किया। यहां तक मित्रों उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस वार का क्या नाम था? इसे वार का कोई नाम नहीं था, इसको कहते हैं अपने गुजरात का चित्तौड़ पर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? गुजरात का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। तो ये वार नहीं था, चित्तौड़ आक्रमण के नाम से जानते हैं। इसको जल्दी से उतारो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। जल्दी उतारो साथियों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था क्या? मेवाड़ पर खानवा युद्ध मेवाड़ में कहां हुआ है? खानवा युद्ध कहां पर हुआ है? भरतपुर में हुआ है।
और उस समय मेवाड़ पर अधिकार इसलिए नहीं किया क्योंकि मेवाड़, उस समय मेवाड़ का सहयोग करने के लिए सभी राजा एकत्रित थे और बाबर जो था वो मेवाड़ को छोड़ करके उसका अगला जो आक्रमण था, वो अगला आक्रमण सीधा चंदेरी गुजरात पर था, इसलिए उसका ध्यान मेवाड़ पर नहीं था और उस समय बाबर की खुद की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। इसलिए बाबर ने खानवा युद्ध में जरूर पराजित हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा मेवाड़ पर वो अधिकार नहीं कर पाया था पूरा। हाँ, यहां तक सबका हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा 1534 ईस्वी में गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण कर देता है और प्रतापगढ़ जो है देवलिया का सामंत है बाघ सिंह लड़ता व वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त। अब जब बताओ बाघ सिंह पूरे मेवाड़ का नर्तत्व संभाल रहा है और बाघ सिंह जब लड़ता व वीर गति को प्राप्त हो गया यानी केसरिया हो गया, और केसरिया होते ही रानी कर्मावती ने जोहर कर लिया और केसरिया और जोहर दोनों जहां एक साथ हो जाते हैं उससे दोस्तों साका कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, यह साका 1534 ईस्वी में ही हुआ था। आपको कई गाइडों में या कुछ अन्य स्थानों पर 1535 ईस्वी भी मिला हुआ लिखा हुआ मिल सकता है, उसका ध्यान रखना। 1535 गलत हो जाएगा, 1534 ईस्वी ही करना है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां तक उतार लिया तो आप हेडिंग लगा सकते हैं मेवाड़ का दूसरा साका। और मेवाड़ का जो दूसरा साका है मित्रों, वो मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में। मेवाड़ का दूसरा साका, आगे डेट डाल लें 1534 में। और इसमें जोहर किसने किया मित्रों, जोहर तो किया था कर्मावती ने। बताओ जोहर तो किसने किया था, कर्मावती ने। अगर पूछे केसरिया किसने किया तो मित्रों ध्यान रखना, केसरिया किया था रावत बाघ सिंह ने। बताओ किसने किया था, रावत बाघ सिंह ने। मित्रों ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले कि आक्रमणकारी कौन था, तो आप सबको पता है कि जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी था गुजरात शासकों ने। आक्रमणकारी जो था गुजरात शासक है और गुजरात शासक का नाम था बहादुर शाह। बताओ गुजरात शासक का नाम क्या था, गुजरात शासक का नाम था बहादुर शाह। नेक्स्ट बिंदु यह भी ध्यान रखना, रावत बाघ सिंह उतारते रहे साथ के साथ ही, रावत बाघ सिंह का स्मारक, रावत बाघ सिंह का स्मारक या जो इसका प्रमुख स्थल बना हुआ है, रावत बाघ सिंह का स्मारक चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पाटन पोल पर स्थित है। पाटन पोल पर, पाटन पोल पर स्थित है मित्रों। ये फैक्ट भी अपने को पता होना चाहिए। अगला बिंदु ध्यान रखना, हुमायूं की सेना, हुमायूं की सेना के भय से बहादुर शाह मेवाड़ छोड़कर, बहादुर शाह मेवाड़ छोड़कर पुणे गुजरात लौट गया। पुणे गुजरात लौट गया। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि कर्मावती का जोर कैसे हो गया। अरे राणा सांगा पहले वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था मित्रों। सांगा तो पहले उसको जेर दिया गया था। वीर गति कर तो होता लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, तो उस समय वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुए तो केसरिया नहीं हुआ, और जब केसरिया ही नहीं होगा तो जोर होने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों ये था अपना गुजरात के शासक। गुजरात के शासक ध्यान रखिएगा 1534 और 35 दोनों ऑप्शन में आए तो 34 ही सही होगा मित्रों। ध्यान रखना, स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना, 1534 ही सही मानना है आपको, इसके बारे में ध्यान रखना। अगर 34 ऑप्शन में नहीं है तो 35 कर सकते हो, अन्यथा 34 ही सही माना जाएगा। यानी मेवाड़ का दूसरा शाखा पहला हुआ था अपने 1303 में और दूसरा हो रहा है 1534 में। यहां तक सब विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखना, बहादुर शाह तो वापस गुजरात लौट गया, लेकिन पीछे रानी कर्मावती चली गई, और कर्मावती चली गई तो मेवाड़ का शासक तो अभी तक बना हुआ कौन है? विक्रमादित्य। क्योंकि विक्रमादित्य की हत्या तो हुई नहीं है, और हत्या नहीं हुई है तो मेवाड़ पर अधिकार भी बहादुर शाह ने किया था, लेकिन वापस लौट गया है। यानी 1531 से 1536 तक तो अभी तक कौन बना हुआ है? विक्रमादित्य। अब मित्रों इतने दिनों तक तो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी वो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी वो विक्रमादित्य की संरक्षिता, बताओ ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की संरक्षिका कर्मावती थी। लेकिन अब कर्मावती ने तो जोहर कर लिया है। कर्मावती ने तो क्या कर लिया है? जोहर कर लिया है। अब विक्रमादित्य का क्या होगा? अब देखना, कानी में बीच में एंट्री मारता है बनवीर। कानी में बीच में बताओ एंट्री कौन मारता है? बनवीर। अब आप बताओ ये बनवीर कौन है? ये बनवीर है पृथ्वीराज सिसोदिया का, तो आपने नाम सुन ही रखा होगा, जिससे अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार, और उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना जो राजकुमार है, इसका दासी पुत्र जो था, इसके दासी पुत्र का नाम बताओ कौन था? बनवीर था। अब देखिए था, दासी पुत्र जो है बनवीर था, और दासी पुत्र जो बनवीर है, ये बनवीर मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है। और बनवीर राजगद्दी प्राप्त करने के लिए क्या योजना बना रहा है? बनवीर बना रहा है कि रतन सिंह के पास 4 पुत्र थे, इस राणा सांगा के 4 पुत्र थे। रतन सिंह अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, शिकार खेलने गया था। भोजराज पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब 2 बचे हुए हैं, एक तो बचा हुआ विक्रमादित्य और दूसरा कौन सा सिंह बचा हुआ है? उदय सिंह। अब उदय सिंह और विक्रमादित्य के पिता राणा सांगा पहले ही मर चुके हैं, और रानी कर्मावती ने जोहर कर लिया। यानी अब बनवीर के पास सुनहरा अवसर है। बनवीर चाहता है कि मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं, उदय सिंह को भी मार दूं, तो सांगा का वंशज कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। अभी ना तो विक्रमादित्य को पुत्र प्राप्त हुआ है और ना ही उदय सिंह को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो मेवाड़ में आगे शासन करेगा कौन? क्योंकि सांगा के 4 पुत्र थे, 2 मर चुके हैं और 2 बच्चे हैं, उनका कोई भी अभी तक उत्तराधिकारी नहीं है। अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो मेवाड़ में शासन कोई नहीं करेगा, और मेवाड़ का शासक कौन बन जाएगा? बनवीर बन जाएगा। तो देखिएगा, अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, बनवीर जब बन जाएगा तो बनवीर बन जाएगा तो बनवीर इस योजना को क्या देना चाहता है? अंजाम देना चाहता है। कौन सी योजना को? विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारना चाहता है। और बनवीर 1536 ईस्वी में दोस्तों विक्रमादित्य की राजमहल में सोते हुए तलवार से 2 टुकड़े कर देता है और विक्रमादित्य को मार गिराता है। अब विक्रमादित्य को मार गिरा दिया तो बनवीर के रास्ते में केवल 1 कांटा बचता है, और बनवीर के बनवीर के रास्ते में 1 कांटा कौन सा सिंह बचता है? उदय सिंह बचता है। बताओ कौन सा सिंह बचता है? उदय सिंह। अब बनवीर का अगला जो है, अगली योजना किसको मारने की है? उदय सिंह को मारने की है दोस्तों। और उदय सिंह को मारने की जो है, तो ध्यान रखना, उदय सिंह को जब बनवीर मारने के लिए खून से सनी हुई तलवार लेकर आता है मित्रों, तो खून से सनी हुई तलवार लेकर आता है, तो उसी समय उदय सिंह की दाई मां, दाई का अर्थ होता जो इसका लालन पालन कर रही है। कर्मावती जाने के बाद में इसका लालन पालन जो कर रही थी
थी, उसका नाम मित्रों बताओ कौन सी धाय था? पन्ना धाय। और पन्ना धाय का एक पुत्र था मित्रों चंदन। पन्ना धाय का एक पुत्र कौन था? चंदन। इस पन्ना धाय की नजर बनवीर पर पड़ती है, महल में घूमते हुए बनवीर पर, और पन्ना धाय की नजर पड़ती है, पन्ना धाय बनवीर के हाथ में तलवार देखती है और उस तलवार पर खून लगा हुआ देखती है। तो पन्ना धाय पूरी कहानी समझ आती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य को तो मार दिया है और अब वो उदय सिंह को मारना चाहता है। बनवीर जिस कक्ष में उदय सिंह सो रहा था उस कक्ष की तरफ तलवार लिए वे आगे बढ़ रहा था। पन्ना धाय ने सोचा, रे अगर उदय सिंह मारा गया तो मेवाड़ का मूल राजवंश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पन्ना धाय ने कहा कि कुछ भी हो जाए उदय सिंह को बचाना है। इसलिए पन्ना धाय क्या करती है, इस उदय सिंह जहां पर सो रहा था उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है और उसके ऊपर क्या ओढ़ा देती है? एक चद्दर ओढ़ा देती है ताकि वो बनवीर पहचान नहीं पाए। और अब जिस स्थान पर उदय सिंह सो रहा था उस स्थान पर चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को वहां से उठा करके उदय सिंह को साइड में कर दिया और साइड में करके इसको सीधा यहां से भेज दिया गया कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह की देख रेख यानी जिस व्यक्ति को सौंपा गया था उस व्यक्ति का नाम था आशा देवपुरा। और उदय सिंह के स्थान पर चंदन को सुला दिया। बनवीर आया, बनवीर ने आव देखा न ताव देखा, उस सोते हुए व्यक्ति को उसने उदय सिंह समझ डाला और उदय सिंह समझ करके तलवार से वार किए और उदय सिंह जी के 2 टुकड़े कर दिए। वहां से वो खुशी खुशी बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में उसको पता तक नहीं लगा था, उसने सोचा उदय सिंह को मार दिया, लेकिन मित्रों उदय सिंह के स्थान पर तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र किसको सुला दिया था? चंदन को। यानी मेवाड़ की पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देख करके, मेवाड़ की पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देख करके अपने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी और उदय सिंह को देख रेख के लिए कुंभलगढ़ में किसकी देख रेख में भेज दिया? आशा देवपुरा का। अपने पुत्र की बलि देना ऐसी पहचान है मित्रों अपनी राजस्थानी संस्कृति की। इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं इस धरती पर उत्पन्न हुई है, इस धरती पर जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देने में उनको गर्वान्वित महसूस होता, उनको गर्व होता है कि मेरा बेटा आज भारत मां, आज धरती मां के लिए काम आया है। और अपने पुत्र की बलि देने के कारण ही पन्ना धाय इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध हुई? स्वामी भक्ति के लिए। राजस्थान के इतिहास में अगर सबसे बड़ा कोई किरदार माना जाता है तो स्वामी भक्ति यानी अपने स्वामी के प्रति वफादारी रखने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा सामने आता है दोस्तों तो वो आता है पन्ना धाय, जिसने अपने पुत्र को खो दिया, एक छोटे से लाल को खो दिया और एक आंसू तक सर से नहीं टपका, क्योंकि उसे फक्र महसूस हो रहा था कि आज मेरे पुत्र ने वास्तविक रूप से इस मेवाड़ की धरती का कर्ज चुकाया है। इतनी बड़ी बड़ी वीरांगनाएं, इतने बड़े बड़े वीर इस राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर उत्पन्न हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी सतरानियां इस राजस्थान की धरती पर जन्म लिया है। तभी तो राजस्थान को कहा जाता है कि राजस्थान तो सूरों की धरती है, राजस्थान तो वीरों की धरती है, राजस्थान तो वीरांगनाओं की धरती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहां के लोगों ने बलिदान दिया है। राजस्थान की मिट्टी के कण कण में बलिदान बसता है, त्याग बसता है, देश सेवा बसती है, मातृभूमि के प्रति रक्षा का वचन इनके कण कण रोम रोम में बसता है। पन्ना धाय जो है इसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर करके उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया। और अब जो है विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में बताओ मित्रों मेवाड़ का जो है वो मेवाड़ का अगला शासक बताओ कौन बन जाता है? बनवीर बन जाता है। दोस्तों आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बनवीर जो है ये पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, ध्यान रखना दोस्तों। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसको अपन कौन सा राजकुमार कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। और इसने पृथ्वीराज इसने विक्रमादित्य की क्या कर दी थी मित्रों? हत्या कर दी थी। अब ये पन्ना धाय जो है ध्यान रखना दोस्तों,
इसका जन्म जो हुआ था उदयपुर के निकट कामेरी नामक स्थान पर हुआ था, कामेरी गांव में। और ये कोई राज परिवार की सदस्य नहीं थी, ये तो उनके दरबार में रहती थी दोस्तों, ध्यान रखना। और दाई मां का अर्थ है उदय सिंह को अपना दूध पिला करके, उदय सिंह को संचित करके उदय सिंह को बड़ा किया था। उदय सिंह का लालन पालन करने के कारण उदय सिंह दाई कहलाई। और इतिहास में ये कौन सी दाई कहलाती है? पन्ना दाई कहलाती है मित्रों। यहां तक की कहानी आप सब विद्यार्थियों को समझ में आनी चाहिए। अब अगर समझ में आ गई है तो मैं आपको जो है वो अपने को ध्यान में रखिएगा, आगे बिंदु दर बिंदु लिखवा देता हूं, आप साथ के साथ दोस्तों उतारते रहिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, बनवीर लिखते रहना है साथ के साथ। बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे अपन कौन सा राजकुमार कहते हैं? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया, बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र था, दासी पुत्र था। नेक्स्ट, 1536 ईस्वी में बनवीर ने 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, विक्रमादित्य की हत्या की। तत्पश्चात यानी उसके बाद, तत्पश्चात उदय सिंह को मारना चाहता था, उदय सिंह को मारना चाहता था। नेक्स्ट, उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर की, चंदन की बलि देकर की। नेक्स्ट, उदय सिंह को पन्नाधाय ने सुरक्षित आशादेवपुरा के पास, आशादेवपुरा के पास कुंभलगढ़ भेजा। नेक्स्ट, पन्नाधाय जन्म हुआ था कामेरी गांव में, पन्नाधाय कामेरी गांव। पन्नाधाय इतिहास में स्वामी भक्ति हेतु प्रसिद्ध हुई, इतिहास में स्वामी भक्ति हेतु प्रसिद्ध। मित्रों यहां तक उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों।
कामेरी गांव उदयपुर के निकट पड़ता है मित्रों। यहां तक सभी ने उतार लिया। तो अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब जो है इस उदय सिंह का तो लालन पालन चोरी चिपके से कुंभलगढ़ दुर्ग में हो रहा है। बताओ कहां पर हो रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग में हो रहा है दोस्तों। और अगला जो मेवाड़ का शासक बन जाता है, वो मेवाड़ का शासक दोस्तों कौन बन जाता है? मेवाड़ का शासक बन जाता है बनवीर बन जाता है, क्योंकि उदय सिंह छोटा है, और उदय सिंह का अगर पता चल गया बनवीर को कि उदय सिंह जिंदा है तो बनवीर उसे मार डालेगा। इसलिए चोरी चिपके से कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के संरक्षण में इसका लालन पालन किया जाता है। और अगला जो शासक बनता है मित्रों, वो शासक बनता है बनवीर। अगला बिंदु हेडिंग लगाना है बनवीर। और बनवीर का जो शासन काल था वो था दोस्तों 1536 से 1540 तक। यानी बनवीर जो है मेवाड़ का शासक कब से कब तक बनता है? 1536 से 1540 तक जो है मेवाड़ का शासक दोस्तों कौन बनता है? बनवीर बनता है। अब देखते हैं बनवीर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहले तो बनवीर है किसका पुत्र? तो अभी अपने देखा था पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र है। बताओ बनवीर किसका पुत्र है? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। ये फैक्ट अपने को पहला याद रखना, सिसोदिया का कौन सा पुत्र है? दासी पुत्र। दूसरा फैक्ट अपने को याद रखना, बनवीर जो है, इस बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मित्रों ध्यान रखना, बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का, तुलजा भवानी मंदिर का, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों ध्यान रखना, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया मित्रों। और यही तुलजा भवानी, ध्यान रखना, ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। ध्यान रखना, जो मराठा शासक थे, उन मराठा शासक छत्रपति जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। आराध्य देवी का अर्थ क्या होता है? यानी छत्रपति शिवाजी जो है वो कौन सी देवी की पूजा करते थे? तो अपने को ध्यान में रखना है, अपने को ध्यान में रखना है कि देखिएगा, छत्रपति शिवाजी तुलजा भवानी की पूजा करते थे। तुलजा भवानी के मंदिर कई जगह बने हुए हैं, लेकिन अगर राजस्थान में पूछा जाए कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है मित्रों, तो राजस्थान में जो तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ में है। और बनाया किसने था? बनवीर ने। दोस्तों ध्यान रखना, अगला बिंदु बनवीर में ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग, नवलखा भंडार, नवलखा भंडार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग बताओ क्या कहलाता है? नवलखा भंडार का निर्माण, नवलखा भंडार का निर्माण बनवीर ने करवाया। बनवीर ने करवाया। क्या अर्थ हुआ दोस्तों इसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग, लघु दुर्ग का अर्थ होता है दुर्ग के भीतर दुर्ग, यानी किले के अंदर किला। जैसे कमरे के अंदर कमरा होता है, वैसे ही अगर किले के अंदर कोई किला बना हुआ है तो उससे अपन लघु दुर्ग कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो एक छोटा दुर्ग है उसका नाम है नवलखा भंडार। और उस नवलखा भंडार जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहलाता है। और उसका निर्माण जो करवाया था यह भी बनवीर ने करवाया था। लघु दुर्ग का अर्थ पता होना चाहिए, यानी किले के अंदर जो किला होता है उस किले को अपन कहते हैं लघु दुर्ग। ये दो प्रमुख निर्माण कार्य अपने को ध्यान रखना है, बनवीर ने करवाए थे। लेकिन बनवीर जो है, बनवीर का विरोध मेवाड़ के सरदारों ने किया था। और मेवाड़ के सरदारों द्वारा बनवीर का विरोध करके मेवाड़ के सरदार बनवीर से नाखुश थे, क्योंकि वे सांगा के ही वंशज को मेवाड़ का राजा देखना चाहते थे। इस कारण कई जगह के बागौर वगैरह के, कोटियारिया के
कई सरदारों ने बनवीर की घेराबंदी की और बनवीर की घेराबंदी करके मेवाड़ के सरदारों द्वारा 1540 में बनवीर का वध करके मेवाड़ का अगला जो शासक बना दिया जाता है दोस्तों, वो मेवाड़ का अगला शासक उदय सिंह बन जाता है 1540 से 1572 तक के। मित्रों ध्यान रखना, बनवीर 4 साल तक शासन बनता है और 4 साल में ये 2 उल्लेखनीय कार्य करता है। ये दोनों जल्दी से उतारो दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बनवीर के बाद आगे चलते हैं, ये उतारिएगा। सभी साथियों ने उतार लिया दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिएगा, अब 1540 में मेवाड़ में इस बनवीर को गद्दी से उतार दिया जाता है और मेवाड़ का जो शासक बना दिया जाता है मित्रों, वो बना दिया जाता है उदय सिंह को। तो अगला शासक देखिएगा दोस्तों, अगला शासक जो है अपना मेवाड़ का, वो मेवाड़ का बताओ कौन सा सिंह है? उदय सिंह है। और उदय सिंह जो है, इसका जो शासन काल है वो है 1540 से 1572 तक। अगला जो शासक है अपना उदय सिंह है मित्रों, और उदय सिंह का जो शासन काल है वो उदय सिंह का जो शासन काल है वो 1540 से 1572। राणा सांगा के बाद अपन ने देखा पहले रतन सिंह बना 1528 से 31 तक, लेकिन शिकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त। फिर 31 से 36 तक विक्रमादित्य बना, लेकिन विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा। और 36 से 40 तक बनवीर बना। बनवीर ने एक तो तुलजा भवानी मंदिर बनवाया और दूसरा मित्रों क्या बनवाया था? दूसरा इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग जो है नवलखा भंडार बनवाया था मित्रों। और उसके बाद मेवाड़ के सरदार उदय सिंह का विधिवत राज्याभिषेक करवा देते हैं और विधिवत राज्याभिषेक करवा करके, विधिवत राज्याभिषेक करवा के मेवाड़ का शासक इसको बना देते हैं, उदय सिंह को बना देते हैं। तो अब उदय सिंह के बारे में देखते हैं, उदय सिंह क्या क्या करवाता है, उदय सिंह क्या क्या नहीं करवाता मित्रों, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले उदय सिंह के कुछ निर्माण कार्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद उदय सिंह के कोई ऐतिहासिक युद्ध है तो उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना उदय सिंह के बारे में, सबसे पहले तो उदय सिंह के बारे में ध्यान रखना 1559 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1559 ईस्वी में दूणी नामक स्थान पर मित्रों, कौन से स्थान पर है? दूणी नामक स्थान पर, दूणी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की नींव रखी। बताओ कौन से शहर की नींव रखी? उदयपुर शहर की क्या रखी थी? उदयपुर शहर की
स्थापना की या नींव रखी, एक ही बात है। दूणी नामक, ये स्थान विशेष ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ ले जोधपुर की नींव किस स्थान पर रखी गई, तो ध्यान रखना पंचेतिया नामक स्थान पर रखी गई। जयपुर की नींव किस स्थान पर रखी गई, तो मित्रों आपको ध्यान रखना गलताजी नामक स्थान पर रखी गई। बीकानेर की नींव पूछ ले मित्रों कि बीकानेर की नींव किस स्थान पर रखी गई, तो आप बताएंगे बीकानेर की नींव रखी गई राती घाटी नामक स्थान पर। वैसे ही उदयपुर की जो नींव रखी जाती है वो उदय सिंह की नींव जो है उसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। उदय सिंह की जब नींव रखी जाती है, उदयपुर की जब नींव रखी जाती है, तो वो कौन से स्थान पर रखी जाती है, दूणी नामक स्थान पर। ठीक है सर, पहला बिंदु उदयपुर की स्थापना नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा बिंदु अपने को पता होना चाहिए उदय सागर झील की स्थापना। बताओ किसकी स्थापना, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। नाम से स्पष्ट है उदय सागर झील का निर्माण। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने करवाया। मित्रों यह बिंदु भी अपने को ध्यान में रखना है, यानी उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह ने करवाया। और ध्यान रखिए उदय सागर झील के बारे में ऐसा कहते हैं कि उदय सागर झील को निर्माण जो है आयड़ नदी पर करवाया है। कौन सी नदी पर है, आयड़ नदी। यानी आयड़ नदी का पानी आता है, इस गड्ढे में भरता है, और ये जो गड्ढा है इस झील को अपन बताओ कौन सी झील कह देते हैं, उदय सागर झील कह देते हैं। और जैसे ही उदय सागर झील भरती है, पानी बाहर निकलता है, बेड़च हो जाता है नदी का नाम। यानी ए आया और बी गया। अर्थ क्या समझे, यानी उदय सागर जो झील है उसमें आयड़ नदी का पानी आता है, और जैसे ही गड्ढे में पानी गिरता है वो गड्ढा बनता है, तो गड्ढा उदय सागर झील कहलाता है। और जब गड्ढा भर जाता है, ये पूरा झील भर जाती है और पानी बाहर बहता है, तो नदी का नाम हो जाता है बेड़च। यानी ए टू बी, यानी आयड़ से बेड़च, और आयड़ नदी पर कौन सी झील हो गई, उदय सागर झील हो गई। तीसरा बिंदु अपने को ध्यान रखना मित्रों उदय सिंह के बारे में, उदयपुर के राजमहलों का निर्माण, यानी राज परिवार के रहने हेतु उदयपुर के राजमहलों का निर्माण किसने करवाया, तो उदयपुर के राजमहलों का जो निर्माण करवाया जाता है, उदयपुर के राजमहलों का जो निर्माण करवाया जाता है, वो निर्माण भी बताओ मित्रों किसके द्वारा करवाया जाता है, उदय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और उदयपुर के जो राजमहल है इनको ध्यान रखना इतिहासकार फर्ग्यूसन ने, बताओ किसने, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने, इन फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर के महल कहा है। इन महलों को बताओ, इन महलों को कौन से महल कहा है, इन महलों को विंडसर के क्या कहा है, इन महलों को विंडसर के महल कहा है। मित्रों यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। विंडसर के महलों का अर्थ क्या होता है, लंदन में बने हुए, इंग्लैंड में बने हुए विंडसर के महल है, उन महलों से तुलना, उन महलों से तुलना, ध्यान रखिएगा, उन महलों से तुलना अपने को ध्यान में रखना है। फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर के महल कहा था, और इन महलों की जो तुलना की जाती है, इन महलों की तुलना की जाती है विंडसर के महलों से। और करने वाला इतिहासकार कौन था, फर्ग्यूसन था। दोस्तों यह भी ध्यान रखना। और अगला बिंदु एक और ध्यान रखना, मेवाड़ का प्रथम शासक, बताओ कौन सा शासक है, मेवाड़ का प्रथम शासक, बताओ कौन सा शासक है, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने, मेवाड़ का प्रथम शासक है जिसने अफगानों की यानी शेरशाह सूरी की, अफगानों अथवा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी, अफगानों की अधीनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, वो ऐसा शासक भी बताओ कौन सा सिंह था, उदय सिंह था। मित्रों ये भी ध्यान रखना, यानी मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों या शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, वो शासक भी मित्रों कौन सा सिंह था, उदय सिंह था। इसके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे, उनके जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन एक बार ये अपने को बिंदु क्लियर होने चाहिए। 1559 ईस्वी में धूनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की स्थापना करने वाला कौन है, उदय सिंह है। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था, उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया था, और फर्ग्यूसन ने इन महलों को बताओ कौन सा कहा था, उनका जो है
फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर के महल का, और मेवाड़ का पहला शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की वो भी दोस्तों कौन सा सिंह था? उदय सिंह था। ये उदय सिंह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां तक एक बार लिखना है। बाकी उदय सिंह के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ मन में डाउट है कि 1536 में तो उदय सिंह छोटा था, फिर महाराणा प्रताप का जन्म कैसे होगा? उन सभी तथ्यों पर और उदय सिंह के जो है, उदय सिंह के प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज जो पढ़ाया है सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी जो भी बचा हुआ है उदय सिंह के प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य, उनके बारे में अपन विस्तार से अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को राम राम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।